हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं सीबीएसई के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ 2024-2025 के। ठीक है, तो आपको पक्का यहाँ से कम 3 to 5 क्वेश्चंस तो सेम टू सेम दिख जाएगा सीबीएसई में, क्योंकि हर साल ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू पॉइंट्स -6,0। सबसे पहले उसके पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई भी ग्राफ आपको मान लो दिया हो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, मान लो इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कितने जीरोज हैं? एक जीरोज ये हो गया, एक जीरोज ये हो गया और एक जीरोज ये हो गया। ये वाला जीरोज नहीं है, ध्यान रखना। अब इस जीरो का अगर मैं पॉइंट बोलूं तो पक्का इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। यहां पर भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट अभी पता नहीं, मैं इसे खाली छोड़ दे रहा हूं। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वाई जीरो है पक्का। यहां पर भी ये पॉइंट का बात करूं तो यहाँ पे एक्स जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कुछ होगा, वाई तो पक्का जीरो है। अब ध्यान से देखो कौन सा पॉइंट सेट हो रहा है। -6,0 देखो, वाई जीरो है इसमें, ये पक्का जीरो होने वाला है। 0,30 होगा क्या? नहीं, ये जीरो नहीं तो पक्का नहीं होगा। उसके बाद 4,20 जीरो है ही नहीं, तो ये वाला खत्म। 6,0 देखो यहाँ पे जीरो है, तो पक्का ये वाला एक जीरो होगा। तो हमारे पास 2 जीरो हो गया। अब जीरो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 है, तो आवर आंसर इज व्हाट? डी। आपको इस तरह से समझना है। अगर मान लो क्वेश्चन किसी और टाइप से आया तब भी आप कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है। आपको रटाया गया होगा, आपको याद ही रखना है। ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन। ठीक है, अब इक्वेशन को देख लो। इक्वेशन को पहले ठीक से लिख लो। ठीक से लिखना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। 3x - ky - 7 = 0। ये आदत डाल लो, गलत नहीं होगा। फिर 6x + 10y - 3 = 0। 2 इक्वेशन मिल गया। अब a1 क्या होता है? पहले वाले इक्वेशन का x कोफिशिएंट। पहला वाला के x के बगल में कौन है? 3। a2 कितना है भाई? देख लो, दूसरे वाले इक्वेशन के x के बगल वाला कितना है? 6। तो 3/6 = b1 कितना है? पहले वाले के y के बगल वाला -k। b2 कितना है भाई? देख लो, y के बगल, दूसरे वाला इक्वेशन के y के बगल वाला, ये हो गया 10। इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बहुत बच्चे इक्वल टू लगा देते हैं, पूरा गलती हो जाएगा। c1/c2, c1 कितना है? -7, c2 कितना है? -3। तो -7/-3, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब पहले 2 को ले लो, पहला और दूसरे को ले लो। पहले दूसरे को ले लो तो क्या, हाँ, किसी 2 रेशियो को आपको लेना है पक्का। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, किसी एक 2 को। 3/6 = -k/10। तो यहाँ से काट दो, 3 2 = 6, तो यहाँ पे 2 5 = 10। तो k = आ गया 5, तो k = आ जाएगा -5। अभी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप मार सकते हो, बट यहाँ पे गलती हो जाता है। आपको एक और इक्वेशन लेना है, कोई भी। इस दोनों को ले लो, इस दोनों को लेके चलते हैं। तो -k/10 इज नॉट इक्वल टू 7/3, मतलब k इज नॉट इक्वल टू -70/3। मतलब इसने बोला मुझे -5 चाहिए, इसने बोला मुझे -70/3 नहीं चाहिए। तो इस दोनों में जो कॉमन होगा वही लेंगे। इसने बोला मुझे -5 चाहिए, इसने बोला मुझे -70/3 नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा, तो -5 भी चलेगा। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आ जाएगा बी। कभी अच्छा मान लो क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो अभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, मान लो आ जाता है यहाँ पे, इसको सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पे k = आता नॉट इक्वल टू -5, तो पता है आंसर आ जाता है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट या नो सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे देखो, मतलब नो वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला -5 चाहिए, इसने बोला -5 नहीं चाहिए। तो ठीक है, आपको इस तरह का ध्यान रखना है। तो दोनों का कॉमन पार्ट ही लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true? A number of secant can be drawn at any point on the circle. A number of secant can be drawn at any point of circle. ठीक है, only one tangent can be drawn at any point on a circle. ये भी सही है। देखो सर्कल में कैसा दिखता है आपको, सर्कल आपको कुछ इस तरह का दिखता है। अगर कोई भी पॉइंट पे तुम बैठ जाओ, कोई भी पॉइंट पे बैठ जाओ, मान लो तुम यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ से एक ही टेंजेंट तुम खींच सकते हो, एक ही टेंजेंट तुम खींच पाओगे यहाँ से। उसने क्या बोला? एक कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही है, कॉर्ड यही तो होता है, 2 पॉइंट को मिला दो, ये कॉर्ड बन गया। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट इन साइड सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब अंदर पॉइंट तुम्हारे पास बैठा हुआ है, यहाँ से कैसे टेंजेंट खींचोगे? मान लो एक पॉइंट तुम्हारे पास अंदर कहीं बैठा हुआ है, टेंजेंट कैसे खींचोगे? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से 0 टेंजेंट, हमारे पास एक भी टेंजेंट नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, डी हो गया हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एपी का an दे रखा है, n टर्म दिया हुआ, तो an कितना दिया है? 7n-4। अब डी निकालना है अपने को, डी निकालने के लिए a1 a2 चाहिए, तो a1 निकाल लो। a1 क्या होता है? n = 1 पुट कर दो, 7 × 1 - 4 कितना आ जाएगा? 3। अब a2 निकालना है, तो a2 क्या होता है? आराम से n = 2 पुट कर दो, 7 × 2 - 4 कितना आ गया? 14 - 4 = कितना? 10।
अब डी चाहिए, डी क्या होता है भाई, डी होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना हो गया 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या 7, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी पूछ सकता है, मान लो आपको यहाँ पे पूछ दिया क्या कि बताओ भैया तुम एस का वैल्यू ला के दो, मान लो यहाँ पे उसने ऐसा पूछ दिया कि भाई एस भी ला के दो, तो एस भी निकाल सकते हो आप कैसे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू दिया रहेगा, a का वैल्यू दिया रहेगा, तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The radius of base of a right circular cone and radius of a sphere are each 5 centimeter in length if the volume of cone is equal to volume, क्या बोल दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद रखना है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। देखना दोनों का रेडियस सेम दिया है, द रेडियस एंड बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फेयर ईच 5 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है, तो पाई इंटू आर क्यू लगा दो। अब उसने पूछा कि हाइट पूछा है, अब देखो यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर क्यू, एक दोनों आर खत्म हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, इवन 3 3 कैंसिल, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू आर, मतलब 4 इंटू क्या 5, मतलब कितना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिलते हैं। अगला चलते हैं, यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल्स टू 5/2, इसका वैल्यू निकालना है। इसके बहुत तरीके हैं, आप चाहो तो tan से आप साइन कॉस निकाल लो, बट सबसे बेस्ट तरीका ये होता है इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो कॉस से, क्योंकि कॉस से डिवाइड करोगे ना तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, क्योंकि tan दिया हुआ है, तो जैसे ही ऊपर नीचे तुम कॉस से डिवाइड करोगे तो अलग अलग हो जाएगा भाई। कॉस से डिवाइड कर दिया प्लस कॉस बाय कॉस कर दिया, देखना फायदा क्या होगा। आपको इस तरह की कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है फास्ट कैलकुलेशन के लिए, बाकी आप आराम से निकाल सकते हो साइन कॉस, बट वो मज़ा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, कॉस से डिवाइड कर दिया, माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा। अब ये बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू ये वाला पूरा बन जाएगा tan थीटा, तो 4 इंटू tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इंटू tan थीटा माइनस 1। अब आराम से वैल्यू पुट कर दो, कोई टेंशन ही नहीं हुआ। 4 इंटू 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। ये बन जाएगा 10 प्लस 1, क्योंकि 2 से काट दो इसको, तो 10 प्लस 1 अपॉन ये बन जाएगा 10 माइनस 1, सो इट विल बी व्हाट 11 अपॉन 9, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैंने शॉर्ट्स में भी कराया था, बट फिर भी देखो यहाँ बता देता हूँ क्या है। इन द फिगर टेंजेंट हैज ड्रॉन विद द पॉइंट पी ऑफ सर्कल। देखो ये वाला दे रखा है अपने को एंगल टी पी क्यू, पूरा दे रखा है कितना 110 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 110 डिग्री दे रखा है, आपको दिमाग में भी कर सकते हो। उसके बाद बताना ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ओ पी टी कितना होगा, पक्का 90 होगा। पता है क्यों, क्योंकि टेंजेंट रेडियस हमेशा 90 बनाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ। ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये रहा टेंजेंट, ये रहा हमारा रेडियस, तो ये 90 बन गया। अब बचा ये भाई क्या बन जाएगा, ये भाई को मान लो x, तो ये x क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू माइनस ओ पी टी। टी पी क्यू अपने को दिया है 110 और ओ पी टी मैंने निकाल लिया कितना 90 डिग्री, तो कितना बन जाएगा ये 20 डिग्री। ठीक, पूछा क्या है पी ओ क्यू पूछ दिया उसने, पी ओ क्यू, इसको मान लो y। तो अपने को एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा होगा अभी ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला x है तो पक्का ये वाला भी x होगा, क्योंकि देखो ओ क्यू और ओ पी हमारा रेडियस है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या x प्लस y इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। x का वैल्यू अपने को पता है क्या, बिल्कुल 20 प्लस y इक्वल टू 180, तो यहाँ पे y आ जाएगा कितना 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 दिस एंड दिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही होता है। तो ये मान लो एल्फा, ये मान लो बीटा, साइड में एल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लो, देखो तो 0 बन जाएगा, दोनों इक्वल ही है माइनस साइन के साथ, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एल्फा इंटू बीटा चेक करो तो -√5/2 मल्टीप्लाइड बाय √5/2, तो ये बन जाएगा -5/2। ठीक है, अब -5/2 आ गया, तो अब बताओ क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 5/2। अब देखना k का यूज़ क्या आता है, अब इसको एलसीएम लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5। अब चेक करो, यह बन गया कितना k/2, k कोई भी कांस्टेंट होता है, तो 2x स्क्वायर
-5। अब चेक कर लो किस में आ रहा है, ये वाला तो ऑप्शन गया ही गया। यहाँ पे अगर तुम 4 कॉमन लोगे ना तो ये बन जाएगा 2x² -5, मतलब ये k/2 की जगह पूरा पूरा 4 है। अंदर वाला मैच करना चाहिए, k तो कांस्टेंट है, तो यहाँ k इक्वल टू तुम 8 रख दोगे तो 8/2 हो जाएगा, 4 मैच कर गया। अंदर वाला मैच कराना है, k से कोई मतलब नहीं, कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। बाकी देखो आप इसमें अगर कुछ कॉमन लोगे, इसमें मान लो तुमने बोला इसको भी चेक कर लेने, कर लो 3 कॉमन लो इसमें, तो 5x² -3 कहाँ मैच किया, नहीं किया, ये तो ऐसे ही गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलिए आगे। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 45 द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं भाई? मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक CF का टेबल बनाना है। CF का टेबल कैसे बनता है भाई? CF का टेबल आपको पता होगा कैसे बनता है। पहले वाले को एज इट इज छाप दो, 5 की जगह 5 छाप दो, फिर ऐसे ऐसे ऐड करना है। 9 + 5 14, 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 6 कितना 45। ये हमारा किसका हो गया? CF का टेबल। मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अब CF निकल गया, अब n/2 आपको चेक करना है। n के लिए क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, ये देखना 45 ही आएगा। ऐड कर लो आप, 9 × 5 = 14 + 15 29 10 39 9 6 is 45। n/2 चेक करो भाई, n/2 मतलब 45/2 चेक करो। 45/2 करोगे तो बन जाएगा 22.5। 22.5 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो CF में, देखो 29 है। सो दिस इज आवर, ये पूरा ये हो गया ना, ये वाला हमारा क्या हो गया, हमारे काम का मतलब ये वाला हमारा हो गया मीडियन क्लास। जो भी हाईएस्ट जो भी n/2 निकालने के बाद नेक्स्ट वाला नंबर आता है उसको बोलते हैं, उस CF वाले को हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास हो गया 20 से 30। उसने बोला मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या है, इसका अपर लिमिट देख लो कितना है, 30 है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगर लोअर लिमिट पूछता तो हम 20 बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। O is the point of intersection of two chord AB and CD of a circle. BOC 80 डिग्री दिया है, BOC ये वाला दे दिया 80 डिग्री, ठीक है, तो ये भी 80 आ जाएगा। देन ट्रायंगल ODA एंड OBCR, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया सिंपल पेपर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे करना है। देखो सबसे पहला काम ना, आप मन में A और C को मिला दो, या आप निकाल सकते हो, मिला भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मिला दिया, अब देखो क्या होगा, जैसे ही मिला दोगे ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी सेम कॉर्ड से ना, मान लो एक कोई भी तुम सर्कल में कॉर्ड खींचते हो, वहाँ से दो अगर एंगल बन रहा है इस तरह से सेट होकर दो कॉर्ड के साथ में, तो हमेशा ये एंगल बराबर होता है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गया, तो इसको मैं बोलूँ एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 बराबर, ये 80 तो ये भी 80, चलो ठीक है। तो अब दो एंगल बराबर हो गया तो हम सिमिलर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल BOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बी के सामने होना चाहिए D, बिल्कुल D, उसके बाद क्या, O के सामने O ही होना चाहिए, C के सामने A रख दो बस, DOC। तो अब देखो दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन से क्राइटेरिया से? डबल A से, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल 1 = एंगल 2, बोलो सेम कॉर्ड से जो एंगल बनाता है। तो भाई ये दोनों तो सिमिलर हो गया, सिमिलर वाला तो कहानी आएगा ही आएगा, नॉट सिमिलर तो ऐसे भी गलत हो गया। अब आइसोस्केलस है क्या? अब चेक कर लो, OB और OC ये 80 डिग्री दिया, अच्छा OD और OA ये बराबर हो गया, OD और OA बराबर हो गया। तो ध्यान देना 1 और 3 भी बराबर हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 3 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये OD बराबर OA है, ठीक है, तो एंगल 1 3 बराबर हो जाएगा, तो ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो ही गया। अब इसका बात कर लेते हैं, इसका बात करोगे ना तो जैसे ही मैंने सिमिलरिटी लिखा तो हम एक रेशियो भी बराबर कर लेते हैं। देखो BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA, ये भी होता है भाई। तो देखो BO तो BO ही रहने दो, DO को मैं लिख सकता हूँ क्या, DO और AO बराबर है, ध्यान से देखना, D यहाँ से 1 और 3 बराबर हो गया ना, तो DO इज इक्वल्स टू OA हो जाएगा। वैसे गिवन भी है, देखो यहाँ पे गिवन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो DO और OA बराबर है, उसको मैं लिख दूँ OA इज इक्वल्स टू OC/OA। देखो OA कैंसिल हो जाएगा, तो BO = OC, BO = OC, मतलब ये 2 और 4 भी बराबर हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा। तो आइसोस्केलस तो है और सिमिलर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान से देखना इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। देखो जब भी ऐसा कुछ रैशनल, इरेशनल, नॉट रियल, मतलब उसने नेचर पूछा है, आपको एक्स का वैल्यू नहीं पूछा, उससे आपको ना उसने नेचर पूछा उसका, कि नेचर कैसा है रूट्स का। नेचर निकालने के लिए सिंपल सा कहानी होता है डी का वैल्यू क्या होता है भाई? डी का वैल्यू होता है B² - 4 × A × C। अब B का वैल्यू देखो क्या है, B का वैल्यू 1 है, तो 1² - 4 × 1 × C का वैल्यू कितना है? -1, तो ये कितना बन गया, 1 + 4 = कितना 5।
अब जैसे ही डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास आंसर आता है रियल एंड क्या, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब खुद ही बताओ भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो, लेकिन ऑप्शन ही नहीं कहीं पे। बट एक चीज और आता है, अगर डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो रूट्स आर रैशनल हो जाते हैं। रूट्स क्या हो जाता है हमारे पास, रैशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररैशनल हो जाएगा। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो इररैशनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब पता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 हो जाए, 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, 36 हो जाए, 49 हो जाए, 64 आ जाए, 81 हो जाए, मतलब जिसका स्क्वायर कर सकते हो। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट्स हो जाता है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररैशनल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थीटा इक्वल टू 30 देन वैल्यू ऑफ थीटा, एकदम आसान है। 3 इंटू टेन थीटा मतलब क्या, 3 इंटू टेन 30। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 3/√3। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 396/7, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। एक बात बताओ पहले, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता है हमारे पास 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, यही होता है वॉल्यूम। इज इक्वल टू 396/7। देखो पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको 22/7 ही लेना है याद से, अपने मन से 3.14 नहीं लेना है। अब इसको काटने का कोशिश करो, 7 तो कैंसिल हो जाएगा। 22, इसको 11 से काटो तो 11 दूना 22, फिर यहाँ से 11 तो 33 और 66 36। देख लो फिर ये 2 से काटो 18 और फिर इसको 2 से काटो 9, तो आर क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 27। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। अब उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए पूछा है, तो टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर पता क्या होता है आपको, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr² प्लस πr², क्योंकि नीचे भी सरफेस क्रिएट होता है, मतलब 3πr² होता है। आपको याद रखना है ये बात, 3πr²। 3 को लिख दो 3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 27/7। अब कैलकुलेट कर लो 22 और 27 को, 154 44, तो ये बन जाएगा 594/7, 594/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन ए बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड रेस्ट आर व्हाइट। मतलब 4 तो हमारे पास बी हो गया मतलब ब्लू, 11 कितना हो गया, ग्रीन हो गया। बचे कितने भाई, 24 में से 4 घटा दो, कितना बन गया 20, 20 में से 11 घटा दो, कितने बन गए 9, तो हमारे पास 9 बच गया व्हाइट, ठीक है, कहानी खत्म। अब इससे कोई मतलब नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। अब बोला व्हाइट कलर का प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है हमारे पास 9, तो 9 अपॉन कितना, टोटल आउटकम्स 24 है मेरे पास, तो 9/24। 3 से काट दो 3, 8, सो 3/8। काफी आसान क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू पॉइंट -4, -5। एक एक करके निकाल लो। पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। 0 0 से -4 -5 का डिस्टेंस बताओ। वैसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो बट ठीक है, निकालते हैं इसका डिस्टेंस। कितना बनता है, x2 - x1 -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 16 + 25 इज इक्वल टू √41। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे रहने दो, 41 ही रहने दो। ऑप्शन नंबर बी को देखना है एक बार, -4, 0 और -4, -5। यहाँ ध्यान से देखो, ये बन जाएगा x2 है -4 और x1 भी -4 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा पता है कितना, 0 + 25 इक्वल टू क्या, 5। देखो इस दोनों में तो ये बड़ा हो गया तो ऐसे ही चला गया, ये छोटा है। चलो ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, क्योंकि देखो 41 तो 5 से बड़ा ही है भाई, 6 का रूट से भी ज्यादा, मतलब 6² 36 होता है, तो 6 से तो ज्यादा ही होगा, 5 हो गया। चलो सी देखते हैं। -5, 0 और -4, -5 चेक कर लेते हैं इसको क्या होता है। इसको चेक करोगे तो बन जाएगा -4 -5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1, तो 1 + 25 इज इक्वल टू √26। देखो ये 5 से बड़ा ही है, 26 का √5 से बड़ा है, तो ये भी गया।
ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटा पूछा इसलिए मैं काटते जा रहा हूँ, जो बड़ा है उसको हटाते जा रहा हूँ। अगला पूछा है उसने 41, तो 41 के लिए डी निकालो, डी निकल जाएगा अपना अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब -4 माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये भी 5 से बड़ा ही आएगा। देखो 25 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये तो कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू, तो 5 से बड़ा ही आएगा, ग्रेटर देन 5 तो आएगा ये। सो सबसे छोटा वैल्यू क्या आ गया, ये ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीडियन मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। ये आपको याद रखना है, मीडियन मोस्ट बोले तो क्या बोला है, मीडियन हो जाता है। अगर उसने एवरेज डाटा पूछा होता तो क्या होता है, एवरेज डाटा पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा मीन। और अगर उसने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो बन जाता है वो रेंज। और मोड क्या होता है भाई, मैक्सिमम अपीयरेंस, मैक्सिमम अपीयरेंस ऑफ डेटा, अपीयरेंस ऑफ डेटा, वो क्या बन जाता है, मोड। या जो भी चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसी को बोलते हैं मोड। तो इस केस में तो हमारा मीडियन है। चलिए आगे। A point on x-axis divides the line segment joining 8, 2, -3, 5, 6 in ratio 1:8। तो पॉइंट्स है एकदम आसान है। सबसे पहले एक पॉइंट खींच लो, कैसा पॉइंट है, ये रहा पॉइंट हमारे पास। अब दो पॉइंट लिख लो, दो पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट है हमारे पास 2, -3, दूसरा पॉइंट है हमारा 5, 6। अब इसको बोला कि 1:2 में काट रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठ गया, मान लो अच्छा ये ए था, ये बी था, और यहाँ पे पॉइंट बैठ गया मान लो सी, ये 1:2 में काट रहा है। अब सेक्शन फॉर्मूला आपको आता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर ये x, y है तो x इज इक्वल टू बन जाता है mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, n इक्वल टू कितना है 2, x1 हो गया हमारे पास 2, y1 हो गया -3, x2 हो गया हमारे पास 5, y2 हो गया हमारे पास 6। अब लगा दो फॉर्मूला। अब देखो कैसे निकालोगे, m का वैल्यू कितना है 1 इंटू x2 कितना है 5 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है 2 अपॉन में क्या 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 4/3, सो इट विल बी 9/3। x कोऑर्डिनेट 3 आएगा, चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, बट ठीक है y भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर सी तो होना ही है, क्योंकि बाकी किसी में 3 आई नहीं, देख लो x कोऑर्डिनेट में, इसमें y में x कोऑर्डिनेट में नहीं है। तो y निकालना है तो क्या बनोगे my2 प्लस ny1, तो my2 मतलब 1 इंटू 6 प्लस ny1 मतलब कितना 2 इंटू -3 अपॉन वट 1 प्लस 2, सो 6 माइनस 6 अपॉन 3, इट विल बी 0। ठीक है, आगे चलते हैं 18। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेस कार्ड होता क्या है। फेस कार्ड वही होता है जिसके पास फेस है, जिसके पास चेहरा है, जिसके पास क्या है, जिसके पास कुछ ना कुछ चेहरा है, वही फेस कार्ड है। देखो क्वीन देखोगे ना, क्वीन के पास चेहरा होता है, क्वीन रानी होती है। किंग के पास भी एक चेहरा होता है और जैक के पास भी एक चेहरा होता है, यही तीनों फेस कार्ड होता है। तब क्वीन होते कितने हैं पूरे कार्ड में 4, किंग कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4, तो टोटल फेस कार्ड पता है कितने हो जाएंगे 12। टोटल कितने हो जाएंगे 12। अब 12 में से आधा आधा होगा ही, 12 में से 6 हो जाएगा लाल, सॉरी 6 हो जाएगा हमारा रेड, मतलब 6 रेड, और 6 हो जाएगा हमारे पास ब्लैक। खत्म कहानी। अब उसने पूछा है कि गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड हमारे पास कितना आ गया, रेड फेस कार्ड आ गया हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6 अपॉन टोटल हमारे पास कितना है 52 कार्ड्स, सो इट विल बी व्हाट 3/26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। चेक कर लो भाई, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर ले लो, कोई भी 2 ले लो 4 ले लो, कितना एचसीएफ, बिल्कुल एचसीएफ हमारे पास 2 है। अगर मान लो 16 ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ, इसका भी एचसीएफ हमारे पास 2 ही है। 200 ले लेता हूँ, 202 ले लेता हूँ, इसका भी एचसीएफ हमारे पास 2 ही है। ठीक है, अगर मान लो मैं 24, 26 ले लूँ, एचसीएफ हमारे पास 2 ही है। ये तो करेक्ट है भाई, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ये भी सही है। इवन नेचुरल नंबर इज आर डिविजिबल बाय 2, तो हमारे पास ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। यहाँ पे देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, मान लो पुराना रेडियस हमारे दो खांचा खींच लो, एक में ये था हमारे पास पुराना आर, अब नया आर क्या हो गया भाई r/2। पुराना थीटा था, थीटा दूसरे में क्या कर दिया उसने डबल कर दिया, 2 थीटा कर दिया। अब उसने बोला है पेरीमीटर, पुराना पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अच्छा सेक्टर का पेरीमीटर पता है क्या होगा आपको, सेक्टर का पेरीमीटर जानना है तो आप देखो ये वाला एक सर्कल है, ठीक है, इसमें सेक्टर कैसा दिखता है भाई, ये रहा सेक्टर, पेरीमीटर मतलब ये प्लस आर, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा
आर प्लस आर्क लेंथ, ये वाला पूरा आर्क लेंथ कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इतना ही रहने दो, ठीक है। अब आ जाओ नए वाले केस में। नए वाले केस में परिमीटर बन जाएगा r/2 प्लस r/2, क्योंकि r प्लस आर हम r/2 करेंगे, नया आर हमारे पास ये, प्लस थीटा कितना है हमारे पास 2 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू r/2, क्योंकि नया आर हमारा r/2 आ गया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला पोर्शन तो ठीक है, ये बन गया r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान से देखना, यहाँ पे आर है, यहाँ पे 2r है, गड़बड़ हो गया, दोनों पैरामीटर तो सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये तो पक्का गलत हो गया। द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग थीटा एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एस, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 से काटोगे तो ये बन जाएगा 180, तो थीटा इंटू पाई इंटू आर अपॉन 180, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, 2 + 3 मार्क्स। अगले नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और हो सकता है मैं पूरा ही करा दूँ, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स सारे करा दूँ वीडियो में। तो आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि मैं सीरीज स्टार्ट करूँ या ना करूँ। मैं हर साल, जैसे कि 2024-25 का है, 23-22 का भी 22-23 का भी देख लेंगे, 22-23 का भी देख लेंगे, 21-22 का भी देख लेंगे। पता है इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट रिपीट होता है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, बट डायरेक्ट रिपीट होता है, मैंने देखा है 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट होता है। बाकी टाइप तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा, रिपीट होगा, टाइप तो आपको सिमिलर ही मिलने वाला है। सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।